Hello students, I hope all of you are fine, and today again I welcome you back in our science class, and this is the first video on chapter number 5, the fundamental unit of life. So this is chapter number 5 of class 9. तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is the fundamental unit of life. तो जो चैप्टर का हेडिंग है इसे आप समझ सकते हो that we will be discussing about the basic, the most fundamental, the most important unit of life means living organisms. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जिनको हमने एटम बोला था. सिमिलरली all the living organisms they are made up of very small unit known as cell. तो सबसे छोटा यूनिट है हमारे बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, दैट इज नोन एज द सेल. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल, it is known as the structural and functional unit of life. So this is both structural as well as functional. So what does it mean? सबसे पहले स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मीनिंग क्या है कि जैसे हमारी बॉडी इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स जिनको हम सेल बोलते हैं. तो सेल है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है. लाइक जैसे ब्रिक्स रिक्वायर्ड होती हैं टू मेक अ बिल्डिंग, इन द सेम वे जो सेल्स है हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट दिस इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट बिकॉज जो ब्रिक्स होती है एक बिल्डिंग में वो जस्ट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है. बट द सेल ऑल्सो प्लेज द फंक्शनल रोल. जैसे कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं दे आर परफॉर्म्ड जस्ट बिकॉज ऑफ सेल. अगर सेल फंक्शनल है तो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं दे आर ऑल्सो फंक्शनल. ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे मसल सेल्स हैं वो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है. हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो दैट इज व्हाई वी से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो बिगिनिंग विद दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी. हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड. सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सो रॉबर्ट हुक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि जो सेल होता है, सेल कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई. सेल को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि सेल को जानने से पहले जो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन द अर्ली टाइम्स इन द बिगिनिंग रॉबर्ट हुक ने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया. सो विद हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप उसने सोचा कि इसमें कुछ देखा जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक द कॉर्क. कॉर्क मीन द बार्क ऑफ द ट्री. सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको उठाया, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखने की कोशिश की. बट ही वॉज क्वाइट अमेज्ड टू सी. उससे क्या देखा कि इस तरह का स्ट्रक्चर उसको नजर आया. क्योंकि इससे पहले किसी ने ये सोचा नहीं था कि हमारी बॉडी है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी है. क्योंकि बाय लुकिंग एट अस नोबडी कैन मेक इट आउट. कोई भी ये एस्टिमेट नहीं लगा सकता है कि हम एक सिंगल यूनिट नहीं है. हमें देखने से यही लगता है कि हम एक सिंगल यूनिट है. बट एट दिस टाइम व्हेन रॉबर्ट हुक मेड अ माइक्रोस्कोप उसने जब उसके अंडर कुछ देखने की कोशिश की तो उसने कॉर्क सेल ले लिए. तो ही सॉ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड ही नेम्ड दीज यूनिट्स सेल्स. तो रॉबर्ट हुक ने ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनसे मिलके इस पूरा स्ट्रक्चर बना था ऑफ द कॉर्क उनको उसने नाम दे दिया सेल. सेल का मीनिंग होता है लिटिल अपार्टमेंट, लिटिल रूम, लिटिल रूम. सेल मीन्स लिटिल रूम. और ये जो टर्म है ये हम आज तक ऐसे यूज करते आ रहे हैं. बट दिस वॉज नॉट अ प्लान्ड डिस्कवरी, इट वॉज अ बाय चांस डिस्कवरी. रॉबर्ट हुक ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि दैट आई एम गोइंग टू डिस्कवर अ सेल. उसने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, उसको यूज करने की कोशिश की एंड दिस वाज अ बाय चांस डिस्कवरी. एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस डिस्कवरी इज. कि इसके बाद जो हमारी थिंकिंग थी, जो हमारी नॉलेज थी, दैट वाज टोटली चेंज. सो वी गॉट अ न्यू फील्ड टू वर्क ऑन. तो उसके बाद
फर्दर स्टडी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में इम्प्रूवमेंट आती गई वैसे वैसे हमें जो सेल की डिटेल है, अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, वी स्टार्टेड कम टू नो अबाउट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती गई। एंड रिमेंबर दैट रॉबर्ट हुक discovered the cell for the first time in 1665, but the cells were dead. The cells were dead cells. You need to remember this. Because जो कॉर्क होता है उसमें लिविंग सेल नहीं होते, उसमें डेड सेल होते हैं। Later on the living cell were discovered by Antony van Leeuwenhoek. तो ल्यूनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया फ्रॉम द पॉन्ड वाटर। उसने पॉन्ड वाटर लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड के ऊपर रख के ऑब्जर्व करने की कोशिश की। सो ही ऑब्जर्व्ड द लिविंग सेल अंडर द माइक्रोस्कोप इन 1674। आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन, द अनदर साइंटिस्ट, he discovered the nucleus of the cell. I'll make the diagram later on. I will explain you each and everything. Just remember that nucleus is one of the most important component of the cell, and nucleus was discovered by Robert Brown in 1831. Next, Purkinje, he gave the term protoplasm. Protoplasm term Purkinje ने दी थी। What is actually protoplasm? Protoplasm means the living matter of the cell. जैसे एक सेल होता है, this is the cell wall, this is the nucleus, ये साइटोप्लाज्म है। तो जो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये सारा लिविंग मैटर है जो सेल का, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। So I think this point is clear. Protoplasm means the living matter of the cell. ये सेल वॉल है, सेल वॉल इज डेड। सेल वॉल को छोड़ के बाकी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सारा कुछ कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं? द प्रोटोप्लाज्म। एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय Purkinje. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन very important, that different cells have different shapes and sizes according to the function they have to perform. It's quite simple. To perform any function, a particular shape and size is required. कोई भी काम करने के लिए कोई भी टूल आप देख सकते हो, कोई भी टूल हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दैट हैज दैट पर्टिकुलर शेप एंड साइज। तो कोई भी काम करने के लिए किसी टूल के लिए सेम इज विद द सेल ऑल्सो, दैट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन a proper shape and size of the cell is required. That is why different cells have different shapes and sizes. जैसे कि RBC की shape different है, nerve cell, neuron की shape different है. So all the cells, muscle की जो shape है वो different है muscle cell की. So all the cells have different shapes and sizes according to the function they have to perform. जैसा उन्होंने function perform करना है उसके according उनका shape और size जो है वो present होता है. So now our next topic is cell theory. So it is again very important, so just understand it very carefully. So there are two points of the cell theory. First point states that all living organisms are made up of cells. So this I already told you. It was given by Schleiden and Schwann. Two scientists were there who gave us this statement. That is the first statement, that all the living organisms are made up of cells. But they were unable to justify that how the cells are made. That how the new cells are made, they were unable to justify that. So it was given by Rudolf Virchow. He gave a statement that omnis cellula e cellula. So it is from the different language. It means that new cells are made from the pre-existing cells. That the new cells are made from pre-existing cells. Pre-existing cells means pre-existing cells वो होते हैं कि जो already exist कर रहे हैं, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे नए सेल बनते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? सो लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस टू पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी आर क्लियर. आई थिंक दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. हाउ द न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. सो व्हाट इज सेल डिवीजन? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेल, इट इज नोन एज पेरेंट सेल. It is known as parent cell. So this is the cell membrane. The outermost covering is known as cell membrane. This portion is known as cytoplasm, and in the center is the nucleus. So this is the parent cell. What will happen? First of all, the nucleus will start dividing. You can see in the subsequent diagram that this is a normal cell. When it start dividing, first of all the nucleus will try to divide. So you can see here the cell is same, single cell is there, but nucleus has been duplicated. So nucleus will divide, nucleus divide हो जाएगा.
After that, the cytoplasm will divide and finally 2 cells are formed. And these 2 cells are known as daughter cells. So many of you will think कि daughter cell ही क्यों बोलते हैं? Because this is just a term that we has given to it. Otherwise son और daughter वाला कोई concept नहीं है. So this is the parent cell. It will divide to form 2 daughter cells. This is how the new cells are formed. जो cell पहले से exist कर रहे हैं वो divide होके एक cell से divide होके 2 cells बन जाते हैं. This process is known as cell division. और cell division की help से क्या होता है कि new cells की formation होती है. So I think cell theory and cell division, both the points are clear. At the end I will explain you about the types of cell division. वो अभी मैं इसलिए नहीं explain कर रहा हूँ because to understand that we need to understand the concept of chromosomes. वो मैं आपको भी next topic में explain करूँगा. Now next topic is the difference between the unicellular and the multicellular organisms. First point, I think all of you know that unicellular organisms are those which are made up of a single cell. Example, amoeba. Or you can take any other example of the organism that is made from single cell. So opposite to it, multicellular organisms, they are made up of many cells. They may be few hundred to few millions, etc., etc. Second point that you need to understand is that is the difference between unicellular and multicellular organisms. That here as the single cell is present, that single cell has to perform all the functions of a living organism. But here different cells are specialized to perform a particular function. This is known as division of labor. I think you can understand the meaning of division of labor. Labor means work, division means the work is divided. Here there is no possibility that the work can be divided. First of all, the unicellular organisms are those which are made up of single cell. एक ही cell से बने होते हैं उनको बोलते हैं unicellular. जो बहुत सारे cell से बने हैं they are known as multicellular. Second point, that as these organisms they are made of single cell, that single cell has to perform all the function of a living organism. What does that mean? इसका meaning क्या है? Single cell है, for example amoeba is there. तो amoeba एक single cell से बना है. उस single cell को सारे function perform करने like nutrition, transportation, exchange of material and excretion means the removal of waste. Each and every function is to be performed by that single cell. But here in the case of multicellular organisms, for example if you take the example of human being, we are multicellular organism. In our body different cells are specialized to perform a particular function, to perform different functions. Like RBC will transport oxygen, the muscle cells will help in the movement of body parts, the nerve cell will convey the message to the brain and bring the message back from the brain. The epithelial cells, they perform the protective role. So here you can see that different functions are performed by different cells
as they are specialized to perform only those functions. So this is the important point to remember between the difference between the unicellular as well as the multicellular organism. So I think this point is again, this difference is clear to all of you. Now again next, one more difference we need to study here, that is again very important. This is very important difference to understand. So please listen carefully. Next difference is between the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. There are two kinds of cells actually inside the living organisms. They may be prokaryotic, they may be eukaryotic. So first of all we will be discussing कि दोनों में difference क्या है. प्रोकैरियोटिक सेल हम किसे बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल हम किसे बोलते हैं, दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक and eukaryotic. So you can understand these two words now. The word karyotic or word karyon means nucleus. So here prokaryotic, pro means before, karyon means nucleus. Here U means true, nucleus means cell did not contain the nucleus. Nucleus is not present when the nucleus was not formed inside the cell, and here when the true nucleus is present inside the cell. So second difference is these are primitive. Primitive means they came into existence earlier. Opposite to it, these were formed later. First of all, understand the second point. These are primitive. Primitive means purane. They came into existence earlier. What does that mean? They came into existence earlier. कि इनकी formation पहले start हो गई थी. When the life originated on earth, पहले prokaryotic cell बने. Then the eukaryotic cells were formed. They were formed later on by the process of variation, by the process of evolution. ये आप higher class में पढ़ोगे. So these were primitive. पहले existence में आए, पहले बनने start हो गए थे. ये बहुत late बनना start हुए as compared to the prokaryotes. Next is they do not have cell organelles. They have membrane bound cell organelles. इस सेल में सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं. इस सेल में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड डीमार्केटेड सेल ऑर्गेनलीज मीन सेल के जो पार्ट्स है वो प्रेजेंट होते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सेल ऑर्गेनलीज इन द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम लेटर ऑन. अभी मैं आपको सेल ऑर्गेनलीज के बारे में बताऊंगा. जस्ट रिमेंबर दैट दीज डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनलीज. दीज दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज. Next is prokaryotes have single chromosomes, and these may have many chromosomes.
Next is ribosomes are of 70S type. Here the ribosomes are 80S टाइप. तो इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है. क्रोमोसोम क्या है कि न्यूक्लियस, बट इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. इनके बारे में आपको बताऊंगा बाद में. जस्ट रिमेंबर दैट दीज हैव सिंगल क्रोमोसोम, दीज हैव मेनी क्रोमोसोम. एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आर क्रोमोसोम्स एक्चुअली. तो राइबोसोम इनमें 70S टाइप के, इनमें 80S टाइप की. राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स which help in the formation of protein inside the cell. सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. इनमें 70S टाइप के होते हैं. 70S मीन स्वीटबर्ग कोएफिशिएंट या सेडिमेंटेशन यूनिट, सॉरी स्वीटबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. इनमें 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं. इनके जो सब यूनिट्स होते हैं, एक राइबोसोम दो सब यूनिट से बनता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट. उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं. So these have 70S type of ribosome, these have 80S type of ribosome. Both perform the same function, formation of the proteins. So I think all the points up till this are clear. Now next, last point. They have nucleoid instead of nucleus. They have well defined clear nucleus. So just have a look at all the points. These points will be more clear to you after looking at this diagram. तो प्रोकैरियोटिक की डायग्राम अगर हम देखेंगे, इट विल बी सिंपल काइंड ऑफ सेल. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. कोई सेल का कंपोनेंट क्लियरली नजर नहीं आता, सारा कुछ एज इट इज मिक्स होता है इन द साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म है. इसी में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो मेन इंफॉर्मेशन सोर्स है सेल का, वो प्रेजेंट होता है. उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. और सारा कुछ एज इट इज पड़ा होता है, कोई बाउंड्री किसी चीज की कुछ नहीं, सारा कुछ एज इट इज प्रेजेंट, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. ऑपोजिट टू इट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो इसमें ये आउटरमोस्ट कवरिंग है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसके अलावा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. क्लियर कट न्यूक्लियस आपको नजर आएगा. So this is nucleus. न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है सेल का. इसमें नेकेड प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. इसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोसोम बोलते हैं. इसके अलावा सेल के जो कंपोनेंट्स है वो क्लियरली नजर आते हैं आपको, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus. All these structures will be clearly visible. Lysosomes, ribosomes, तो ये cytoplasm. Now you can make out the difference. ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का वो भी एज इट इज ही पड़ा है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म. बाकी के सारे कंपोनेंट्स मिक्सअप होके ऐसे ही पड़े. बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है, बाकी की सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ क्लियर बाउंड्रीज में प्रेजेंट होता है. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स. सो यू कैन सी दैट सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट हियर, बट द सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट हियर. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. मेम्ब्रेन बाउंड मीन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है वो आपको नजर आ रही है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये क्रोमोसोम है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और वन मोर डिफरेंस इज देयर,
that prokaryotic cell, these can make only unicellular organism. ये सिर्फ unicellular organism बना सकते हैं. These cannot make the multicellular body design. ये multicellular organism नहीं बना सकते हैं. But opposite eukaryotes, they can make both unicellular as well as multicellular organisms. ये यूनिसेलुलर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, बट दिस कैन मेक ओनली द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो वन मोर पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, that is again very important point to remember. If we talk about the human cell contain 46 chromosomes. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने याद रखना है कि जैसे मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल दे हैव मेनी क्रोमोसोम्स एंड आई टोल्ड यू दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मल्टीसेलुलर. दैट मींस दे कंटेन द यूकैरियोटिक सेल. सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर? एज many chromosomes will be present as we have eukaryotic cell. So we have 46 chromosome, or particularly we should say we have 23 pairs of chromosomes. हमारे सेल में 23 पेयर होते हैं, 1 से लेके 23 का एक सेट, 1 से लेके 23 का दूसरा सेट. Of these 1 to 22 number chromosome number 1 to chromosome number 22 are known as autosomes. They control all the features of our body, but the last 23rd pair will decide the gender of the organism, that whether the human will be male or female. So this is the 23rd pair of chromosome that will decide that whether the organism will be male or female. So this point is very important to remember, that we have 46 chromosome, or we can say we have 23 pairs of chromosomes, from which 22 are autosomes, and 23rd pair of chromosome will decide that whether the human will be male or female. As you might have studied earlier, that if the 23rd pair is of XX type, the individual will be a female, and if the pair will be of XY type, the individual will be a male. So that's all about this video. And if you have any doubt in all these topics that we have discussed so far, just write in the comment section. I will definitely try to clear your doubts. So thank you so much and be in touch.